स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग डेली रिवीजन डोज की सीरीज़ में स्ट्रक्चर एनालिसिस का पहला पार्ट लेंगे। देखिए, इसमें मैंने क्या किया है कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, तो इसमें पूरा मैंने एक जिस टाइप का आप लोगों को देने की कोशिश की है। और मुझे नहीं लग रहा है ऐसा मटेरियल यूट्यूब पे शायद ही हो। अगर आप इसको लाइक और सपोर्ट करेंगे तो ये आगे बढ़ता रहेगा, ये कारवां हमारा आपका। और जो भी जिस्ट है मैं हर एक सब्जेक्ट का इसी तरीके से आप लोगों को देता रहूँगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होती हैं। ये 3 कारणों से डेवलप होती हैं: टेम्परेचर वेरिएशन से, डिफरेंशियल सेटलमेंट से और चेंज इन लेंथ से। ये तीनों मीनिंग, तीनों वर्ड जो हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप अपने आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब है, इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे पार्ट पे आते हैं। देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेथड पे अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि स्लोप डिफ्लेक्शन आ गया, ये फोर्स मेथड है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि बीटेक में जो भी, बीटेक या डिप्लोमा में हम लोगों ने जो भी पार्ट डिटेल में पढ़ा है वो सब स्लोप डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन मेथड, ये सब पार्ट होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड का। और बाकी जितने भी आ जाते हैं आपके फ्लेक्सिबिलिटी या फिर और कोई भी मेथड अगर आएगा, आप इन 3 नामों को याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी मेथड आया वो फोर्स मेथड में होगा। अब फोर्स है तो एफ फॉर फोर्स, एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, तो वही चीज़ है। फोर्स और फ्लेक्सिबिलिटी एक ही चीज़ हो गई। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। देखिए, वहाँ ऑब्जेक्टिव बनाने से मतलब है, कोई नहीं पूछने जा रहा है कि ये नॉलेज आपको कितना है। इक्वेशन देखिए, ये फोर्स, अगर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अगर स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ज़्यादा होगी तो कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे। ऐसे केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड प्रेफर करेंगे। और अगर स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कम होगी तो ऐसे केस में हम लोग कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे, तो फोर्स मेथड ऐसे केस में प्रेफर करेंगे। और जहाँ पे डी एस कम होता है डी के से, तो वहाँ पे हमेशा हम लोग स्टैटिक या इंडिटर्मिनेसी वाला मेथड, फोर्स मेथड प्रेफर करते हैं। अब एफ आई जे देखिए, आप एक चीज़ याद रख लीजिए, जैसे के आई जे में स्टिफनेस वाला लेते हैं, तो अब एफ आई जे याद रखिए, के आई जे अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अ यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड। यूनिट फोर्स कहाँ पे अप्लाइड होगा, जेथ नोड पे अप्लाइड होगा यूनिट फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ith नोड पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म हो गए इसमें, वो सब मैट्रिक्स के फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के अंदर ही आएंगे। कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम की एक बहुत ही खास बात है कि वो केवल लीनियरली स्ट्रक्चर के लिए वैलिड होगा। ये क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर आ जाता है कि फर्स्ट थ्योरम या सेकंड थ्योरम किसके लिए वैलिड होगी। तो फर्स्ट क्या है, दोनों के लिए वैलिड है, चाहे हुक्स लॉ वैलिड प्रेफर कर रहा हो या फिर ना कर रहा हो। हुक्स लॉ आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक की स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वही हुक्स लॉ होता है। अब एक पॉइंट आता है कि लिंटर्स आर प्रेफर टू आर्चेस। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो कि लिंटर्स को प्रेफर करेंगे या आर्चेस को। तो लिंटर्स प्रेफर करेंगे, इसका एक बहुत बेसिक रीज़न है कि इसको बनाना कंस्ट्रक्शन इजी होता है। रिएक्शन लोकस अगर सेमी सर्कुलर आर्क का आया कहीं भी, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका रिएक्शन लोकस डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। सेमी सर्कुलर, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए सेमी सर्कुलर, ठीक है, और एक होता है पैराबोलिक। अगर पैराबोलिक का आया तो उसका रिएक्शन लोकस पैराबोलिक ही होगा, लेकिन सेमी सर्कुलर का आया, देखिए अब ये सी टाइप का लग रहा है और सी को कन्वर्ट कर दीजिए इस शेप में, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन पैराबोलिक अगर आर का आया तो उसको नाम से ही याद रखना कि पैराबोलिक, पैराबोलिक ही होगा उसका वो रिएक्शन लोकस। ट्रसेस की एक खास बात होती है कि ये बेंडिंग नहीं लेते हैं, और बहुत ही लार्ज लोड के लिए मतलब इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका आप एग्जांपल पुल वगैरह में दे सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोड आता है तो वहाँ पे ट्रसेस ही रखी जाती हैं। बहुत ही कम चांस होगा कि फ्रेम में टावर वगैरह में ट्रस यूज़ की जाएंगी। पैड ट्रस जो है बेहतर होती है हाउ ट्रस को। देखिए, इसका एग्जांपल लेके ये ले सकते हैं कि हाउ ट्रस में क्या होता है, कंप्रेशन डेवलप हो जाता है। तो कंप्रेशन जहाँ पे डेवलप होता है तो वहाँ पे बकलिंग के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, जिसकी वजह से फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रैट, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट, मान लीजिए अगर आप कंफ्यूज हो गए कि बकलिंग हो रही है कि किस में क्या कंप्रेशन टेंशन हो रहा है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि पी जो अल्फ़ाबेट है, आपने एसएससी में पढ़ाई होगा कि 16 होता है और एच फॉर 8 होता है, तो 16 बड़ा है 8 से, तो इसका मतलब प्रैट ट्रस्ट जो है अच्छी होगी हॉट ट्रस्ट से। अगले पॉइंट पे आते हैं। एजम्पशन जो है ट्रस्ट में क्या लेते हैं कि स्मूथ पिन होगा, सेल्फ वेट बिल्कुल भी नहीं लेंगे, खल्लास का मतलब इसमें कुछ नहीं लेंगे सेल्फ वेट, और लोड केवल जॉइंट्स पे अप्लाई किया जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं। आईएलडी की बात करें तो बेंडिंग मूवमेंट एट एनी पोजीशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एट एनी पोजीशन ऑफ द पॉइंट लोड।
ये पूछ लेता है कि एट फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द पॉइंट लोड। तो फिक्स्ड पोजीशन के लिए हम लोग नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स बनाते हैं। और आईएलडी क्या होता है कि जो मतलब लोड है हमारा वो वेरी करता रहता है, तो किसी भी पोजीशन के लिए पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट दे देता है हमारा आईएलडी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। बस इतना ही जानिए। आईएलडी ऑर्डिनेट जो बेंडिंग मोमेंट का होगा वो लेंथ होगा, और इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और जो रिएक्शन वगैरह फोर्सेस वगैरह के लिए होगा वो शियर फोर्स या रिएक्शन के लिए डायमेंशनलेस होगा। लेंथ क्यों होगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि ए बी अपॉन एल करते हैं तो एल स्क्वायर अपॉन एल हो जाता है, तो एक एल कट जाता है। एक एल कटने की वजह से कि केवल यहाँ पे लेंथ ही रह जाता है, और यहाँ पे रिएक्शन लोकस जो है डायमेंशनलेस हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की। डायगनल एलिमेंट जो हैं सारे पॉजिटिव होंगे, जितने भी डायगनल एलिमेंट हैं हम लोग सारे पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट आएगा कि डायगनल एलिमेंट कैसे किस तरीके होंगे, और ये केवल स्टेबल स्ट्रक्चर्स के लिए कैलकुलेटेड होता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। ये अगेन वही पॉइंट है कि इसमें जो एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो मैंने बताया था एक चीज़ याद करिए, तो यूनिट फोर्स अप्लाइड होगा jth नोड पे और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगा ith नोड पे, तो सारे एलिमेंट जो हैं इसके डिस्प्लेसमेंट ही होंगे। तो इसी को आप कंसिडर करते हैं कि जितने भी एलिमेंट होंगे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के वो सब डिस्प्लेसमेंट होंगे। लास्ट में थैंक यू। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, अगर आप इस तरीके सपोर्ट करते हैं आएंगे इसी तरह मैं जिस्ट देता रहूँगा जो भी मैंने अपने क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस बनाया है सॉल्व कर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।